तो चलिए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में बेटे मैं आप सब बच्चों के साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में नाम देंगे तो इस चैप्टर का नाम है पीजीबीपी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के सिलेबस का ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं मानता हूँ। और जैसा हमने कल डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में बेटे हम लोग दो तरह के लोगों को अपन जो है वो कंसीडर करके चलेंगे। सबसे पहली बात, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग प्रोफेशन करते हैं और जो लोग वोकेशन में इन्वॉल्व हैं, तीनों लोगों को हम लोग जो हैं कवर करने वाले हैं हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन के टॉपिक में। और मैंने बताया था तीनों एक्टिविटी से आने वाली इनकम को अपन पीजीवीपी हेड में कवर करेंगे। और मैंने आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताई थी। और इन बेसिक बातों के बाद मैंने आपको बोला था कि हम इसे स्टार्ट करेंगे चार्जिंग सेक्शन 28 के साथ। बेटे अगर मैं आप सब बच्चों को बताऊं चार्जिंग सेक्शन के बारे में, तो भैया चार्जिंग सेक्शन आप लोगों के लिए है सेक्शन 28। सबसे पहली बात, चार्जिंग सेक्शन आप लोगों का है सेक्शन 28। और इसके अंदर दो बातें आपकी आएंगी, एक आएंगे जर्नल प्रोविजन जो कि होगा सेक्शन 28 सब सेक्शन 1 में। और एक आएगा बेटे हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविजन जो कि मैं आपके साथ कवर करूंगा सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 के अंदर। जैसा कि हमने बताया कि भाई अगर मैं बात करूं बेटे, देखो सबसे पहली बात इस चैप्टर में क्या है कि अगर हम लोग जर्नल प्रोविजन या स्पेसिफिक प्रोविजन की बात करें, तो आप लोगों को जब भी मैं फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा तो आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स का मतलब समझ में आता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेफिनेशन एक ही मानता हूं। और ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आने वाली जो इनकम है उसे हम लोग बिजनेस इनकम की डेफिनेशन में कवर करेंगे। और ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में भी और पी एंड एल में भी जो इनकम बिजनेस को रिलेट करेंगी वो अपन इनकम ट्रीट करेंगे। और ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंस हमने किए बिजनेस रिसिप्ट को जनरेट करने के लिए, वो सारे के सारे एक्सपेंस कंसीडर होंगे। और एट लास्ट अपन जो वैल्यू निकालेंगे उसे हम लोग नाम देने वाले हैं नेट प्रॉफिट का। एट लास्ट जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे उसे हम लोग नाम देने वाले हैं नेट प्रॉफिट का। तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटे नेट प्रॉफिट। लेकिन मैं आप सब बच्चों को बता दूं, आप लोगों ने 11th 12th अकाउंट्स में या जहां भी आपने अकाउंट्स पढ़ा जिस लेवल पर, हमेशा क्या होता है कि क्रेडिट साइड में सारी इनकम, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस, और उसके बाद अपन निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट। लेकिन मैं आप सब बच्चों को बता दूं कि बेटे क्या होगा, अकाउंट्स में आपको ये पढ़ाया गया कि जितनी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम है वो पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट में आएंगी, जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो पी एंड एल की डेबिट में आएंगे, ट्रेडिंग पी एंड एल की डेबिट में आएंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं तो भैया 11th 12th क्लास में आप क्या पढ़ते हैं, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट में सेल्स आता है, पी एंड एल में हमारा इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, जितनी भी अदर इनकम है सब आती है। लॉजिकली अगर अपन बात करें तो जो पी एंड एल अकाउंट आप लोगों ने 11th या 12th क्लास में पढ़ा उसमें कई सारी मिस्टेक्स हैं एज पर द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स। क्योंकि देखिए पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप अगर बोलते हैं कि भैया रेंट रिसीव को अपन इनकम मानेंगे, पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप रेंट रिसीव को अगर इनकम मानेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो रेंट रिसीव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है। मेरे अकॉर्डिंग रेंट रिसीव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में वो इनकम टैक्सेबल होना चाहिए। अगर मैं बात करूं जैसे आप पी एंड एल की क्रेडिट में लिखते थे डिविडेंड रिसीव, पी एंड एल की क्रेडिट में आप लिखते थे डिविडेंड रिसीव, तो डिविडेंड रिसीव जो है वो मेरे अकॉर्डिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। मेरे अकॉर्डिंग वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। तो मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं वो ये कि भी कोई भी इनकम जो अभी तक आप पी एंड एल की क्रेडिट साइड में नोट करते थे,
क्या हर एक इनकम को हम लोग बिजनेस इनकम ट्रीट करें या ना करें, उसके लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको चार्जिंग सेक्शन 28 पढ़ाने वाला हूं, जो आपको ये बताएगा कि कौन कौन सी इनकम बिजनेस इनकम ट्रीट की जानी है। मैं आपको सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर आपको मैं पढ़ाने वाला हूं जर्नल प्रोविजन, जो कि है, आप मेरी बात समझिए, चार्जिंग सेक्शन 28 है, जिसके दो पार्ट है, एक जर्नल प्रोविजन और एक पार्ट हमारे पास है स्पेसिफिक प्रोविजन। जर्नल प्रोविजन में हम लोग ये सीखेंगे कि कौन सी इनकम नॉर्मली बिजनेस इनकम मानी जाती है। स्पेसिफिक प्रोविजन में हम लोग ये सीखेंगे कि कौन सी इनकम को स्पेसिफिकली पीजीबीपी हेड की इनकम का पार्ट मान लिया जाएगा। तो भाई अगर मैं बात करूं, देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें जनरल प्रोविजन की, तो प्रॉफिट एंड गेन ओ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बेटे इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पर्सन बिजनेस और प्रोफेशन एक्टिविटी करता है और उससे डे टू डे रन करके जो इनकम जनरेट करेगा, उसे अपन जर्नल प्रोविजन के थ्रू अपन क्या करेंगे, पीजीबीपी हेड में इनकम मान करके चलेंगे। अब एक बात समझिएगा, एक शॉपकीपर स्टॉक लेके बैठा है और वो स्टॉक को सेल परचेज कर रहा है, डेली रूटीन में डे टू डे सेल परचेज एक्टिविटी करेगा, तो अपन उसको अंडरस्टूड क्या मान लेंगे कि वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है। तो अगर कोई भी पर्सन प्रॉफिट और गेन अर्न करता है ऐसी बिजनेस एक्टिविटी से जो कि एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, तो उसे हम लोग पीजीबीपी हेड का पार्ट मान करके चलने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी थी। दूसरा हमारे पास आ गया स्पेसिफिक प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजंस में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन सी इनकम स्पेसिफिकली पीजीबीपी हेड में ही कवर्ड होने वाली हैं, ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो भाई अगर मैं स्पेसिफिक इनकम्स की बात करूं, सबसे पहला नाम जो मेरे पास आता है उसका नाम है एक्सपोर्ट इंसेंटिव। जो सबसे पहला नाम मेरे पास आएगा उसका नाम है बेटे एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट इंसेंटिव का मतलब क्या है, मैं आपको देखो बताता हूं। इसमें लिखा गया है, इफ एनी मैन्युफैक्चरर इज एक्सपोर्टिंग द गुड्स मैन्युफैक्चर बाय हिम, if any manufacturer is exporting the goods manufactured by him, in such cases he may be given incentive by the government, and such incentive are called export incentive and shall considered to be the income of SSC under the head business or profession, and in the journal there are two type of incentive। देखिए मैं आपको बताता हूं एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या होगा। जनरली जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं, जो लोग गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इफ अ मैन्युफैक्चरर इज एक्सपोर्टिंग द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम, अगर आप इंडिया में गुड्स बना करके आगे फर्दर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव के नाम पर, ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम पर आपको दिया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहली बात देखिए, आपको उससे क्लियर होगा एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्यों दिया गया। एक्सपोर्ट इंसेंटिव बेटे इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए आप इंडिया में बैठ करके प्रोडक्शन करते हैं और आप प्रोडक्ट बना करके सेल करना चाह रहे हैं यूएसए को। तो जब इंडिया में आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, आप जरा सोचिए, इंडिया में सबसे पहली बात तो आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसके ऊपर आपको एक्साइज और जीएसटी देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, प्लस आपके उसमें अदर एक्सपेंस होंगे, आपके उसमें अदर एक्सपेंस भी होंगे। जब ये सारी बातें अपन कंसीडर कर लेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल, उसके ऊपर टैक्स लग गया और अदर एक्सपेंस, तो इन सबको मिलाकर के आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। भैया इन सबको मिलाकर के आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, और इनकी जो टोटल कॉस्ट आपकी आएगी ना, इस कॉस्ट के ऊपर आप प्रॉफिट मार्जिन प्लस करके आप अपना सेलिंग प्राइस बनाएंगे, इसके ऊपर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन प्लस करके आप अपना सेलिंग प्राइस बनाएंगे,
और जब आप अपना सेलिंग प्राइस बनाएंगे और ये सेलिंग प्राइस पर आप प्रोडक्ट को यूएसए में सेल करेंगे, यानी आपके सेलिंग प्राइस में एक पार्ट टैक्स का ऐड हो रखा है जिसने आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर दी, और कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से आपका सेलिंग प्राइस जो है वो भी इंक्रीज हो गया। अब दूसरे एंड पर क्या होगा, मान लीजिए चाइना बैठा है। अब चाइना क्या करता है, वो भी प्रोडक्ट बना करके यूएसए को सेंड कर रहा है। अब चाइना में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या दिक्कत है, उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट है। बट चाइना क्या करता है, चाइना ये कहता है कि यार हमें फॉरेन करेंसी अपनी कंट्री में लेकर आनी है, तो हम लोग इसके ऊपर नो टैक्स, कोई टैक्स इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, और अदर एक्सपेंस आपके जो होते हैं उसको ऐड करके आप क्या करो, अपनी टोटल कॉस्ट निकालो, इसमें प्रॉफिट मार्जिन प्लस करो, और अपना सेलिंग प्राइस बना करके यूएसए को भेज दो। अब वहां के रिसोर्स थोड़े सस्ते, वहां टैक्स आपने फ्री कर दिया, तो भैया चाइना का जो सेलिंग प्राइस होगा प्रोडक्ट बेचने के लिए और इंडिया का जो सेलिंग प्राइस होगा प्रोडक्ट बेचने के लिए, उन दोनों में ना डिफरेंस आ जाएगा। चाइना का सेलिंग प्राइस अलग होगा और इंडिया का सेलिंग प्राइस अलग होगा। दैट बेसिकली अगर अपन बात करें तो चाइना का जो सेलिंग प्राइस है इंडिया के सेलिंग प्राइस से कहीं कम होगा, और उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक तो पहले बात तो टैक्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर कोई भी इंडियन मैन्युफैक्चरर इंडिया में प्रोडक्ट बनाने के बाद और चाइना में एक्सपोर्ट करता है, इंडिया में प्रोडक्ट बनाने के बाद चाइना में एक्सपोर्ट करता है, सॉरी, या किसी भी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, किसी भी कंट्री में, तो अपन क्या करेंगे, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपने टैक्स दिया था वो टैक्स हम आपका रिफंड कर देंगे। और या तो जब आप कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके लाओगे उसके ऊपर जो टैक्स लगा था वो हम आपका फ्री कर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जितना टैक्स उन गुड्स के ऊपर जो आपने एक्सपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करने वाली गुड्स के ऊपर जितना टैक्स आपने इंडिया में पे किया वो सारा का सारा टैक्स आपको या तो माफ कर दिया जाएगा या तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप एक बात समझिए, अगर इंडिया में कोई भी गुड्स आप बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो ऐसी सिचुएशन में उन गुड्स पर पे किया गया टैक्स आपका रिफंड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को ही अपन नाम देने वाले हैं ड्यूटी ड्रॉबैक का। या तो देखो, अब मेरी बात को समझिएगा कि गवर्नमेंट ने क्या दिए, दो तरह से बेनिफिट दिए। अगर मैं पहले बेनिफिट की बात करूं तो इसमें लिखा गया जीएसटी पेड बाय द एसएससी ऑन द इनपुट और अदर गुड्स shall be refunded to the SSC as a incentive and it will be called duty drawback। यानी कि जितना जीएसटी या जितना अदर कोई भी टैक्स आपने गुड्स को बनाने के दौरान पे किया था गवर्नमेंट को, अगर वो गुड्स बनाने के बाद आप इंडिया में सेल करते हो तो रिफंड नहीं होगा, लेकिन अगर आप गुड्स इंडिया के बाहर सेल करते हो तो आपका जो गुड्स का टैक्स है वो रिफंड आपका हो जाएगा। अगर आप लोगों ने जीएसटी में थोड़ा सा भी एक चीज पढ़ी, अब मेरी बात को समझिएगा, आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा जीरो रेटेड गुड्स, एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा जीरो रेटेड गुड्स। बेटे जीरो रेटेड गुड्स क्या होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिनके ऊपर टैक्स का जीरो रेट ऑफ परसेंटेज एप्लीकेबल होगा। जीरो रेट अप्लाई करने का मतलब ये होगा कि मान लीजिए अपन ने रॉ मटेरियल जो परचेज किया, रॉ मटेरियल जो परचेज किया उसके ऊपर जीएसटी का रेट फॉर एग्जांपल 18% है। रॉ मटेरियल जो परचेज किया उसके ऊपर जीएसटी का रेट 18% है। अब वो रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उसके ऊपर आपने जीएसटी 18% पे कर दिया, अदर एक्सपेंस पे करके आपने फिनिश गुड्स बना दिया, अदर एक्सपेंस पे करके आपने फिनिश गुड्स बना दिया, और उसमें आप उसको जब आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं, अगर वो फिनिश गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो ऐसी सिचुएशन में सेल, एक्सपोर्ट सेल के ऊपर आप जब आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करेंगे, आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करेंगे, हम आपको 0% का रेट लगाने की परमिशन दे देंगे। यानी कि जब आप कोई भी फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी सेल के ऊपर आपको जो जीएसटी का रेट एप्लीकेबल करना है वो कितना रेट एप्लीकेबल करना है, 0%।
अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था, इसके ऊपर आपने पे किया था 18%। अब इसका आईटीसी आप जब क्लेम करोगे, आपने कलेक्ट कितना किया? जीरो। और आईटीसी आप अगर क्लेम करोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो एट द रेट ऑफ 18% क्लेम हो जाएगा। 0% में से 18% जब आप क्लेम करोगे, तो आपको लॉजिकली अगर मैं बात बताऊं, आपका 100% जीएसटी रिफंड हो जाएगा, अगर आप मेरी बात को समझे। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब बनाओगे, उसको बनाने के लिए जो मटेरियल आपने यूज किया, उस पे जो आपने जीएसटी पेड किया वो आप पेड कर दो। अब अगर वो प्रोडक्ट तो आप इंडिया में सेल करते हो, तो जीएसटी इंडिया में लग रहा है। अगर आप वो प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया सेल करते हो, तो उसके ऊपर जीएसटी जो है आपको 0% एप्लीकेबल करना है। 0% एप्लीकेबल करने से होगा क्या? कलेक्ट तो आप करेंगे 0%, पेड आपने कर दिया 18%। तो कुल मिलाकर बात क्या है? कलेक्ट आपने किया 0 और पेड आपने किया 18। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा जीएसटी आपका आईटीसी में क्लेम हो जाएगा। अब पूरा का पूरा जीएसटी अगर आपको आईटीसी में क्लेम हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपका टैक्स पूरा का पूरा आपको रिफंड हो जाना है गवर्नमेंट की तरफ से। इसे ही हम लोग नाम देने वाले हैं ड्यूटी ड्रॉबैक का। इसे ही हम लोग नाम देने वाले हैं ड्यूटी ड्रॉबैक का। तो भैया ड्यूटी ड्रॉबैक अगर मैं बात करूं, तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है? तो ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब यही है कि अगर आपने जीएसटी पेड किया 18% और आपने कलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने आगे जाके कलेक्ट किया उसके ऊपर 0%, तो पूरा का पूरा टैक्स भैया आपको रिफंड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगा। तो ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने सबसे पहले जीएसटी को क्या किया है? पेड किया, और फिर आपने जब उसी गुड्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट करने पर आपने टैक्स का जो रेट है वो कितना कलेक्ट किया? 0%। अब कलेक्ट तो किया आपने 0%, और पेड आपने कर दिया था भैया कितना? पेड आपने कर दिया था उसके ऊपर 18। पूरा का पूरा आपका रिफंड हो जाएगा। एक बार के लिए मेरे को सब बच्चे बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? इंटरनेट का शायद कुछ इश्यू आ रहा था अभी, बीच में लैग आ रहा था क्लास में, बट अभी ओके है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे की क्लास मिस हो जाए तो आपको टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि सेम क्लास अभी रिकॉर्ड भी हो रही है, एप्लीकेशन पर आपको मिल जानी है। सेम क्लास आपको एप्लीकेशन पर मिल जानी है। सही बात है। चलो, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात, एक्सपोर्ट इंसेंटिव हमारे पास एक कंसेप्ट हो सकता है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव में इसके अलावा इसे ड्यूटी ड्रॉबैक बोलेंगे। तो ड्यूटी ड्रॉबैक को मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना है। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है? तो ये देखिएगा, इफ एनी मैन्युफैक्चरर हैज पेड एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी in connection with the manufacture by him, and subsequently such goods have been exported by him, in such cases excise duty or custom duty is refunded to him as incentive and it is called duty drawback। जितना भी टैक्स आपका बना, ये सब आपको रिफंड हो जाएगा। उसे ही हम लोग नाम देने वाले हैं ड्यूटी ड्रॉबैक का। चलिए, नंबर 2 अगर मैं बात करूं, तो मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट। अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, तो सुनिए, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू द मनी और नोट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि किसी भी तरह का कोई बेनिफिट या किसी भी तरह का कोई परक्यूजिट, किसी भी तरह का कोई बेनिफिट, किसी भी तरह का कोई परक्यूजिट विच आर कन्वर्टेबल इन द मनी और नोट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। यानी किसी भी तरह की कोई सुविधा बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर आपको मिली है, लाइक एग्जांपल अगर मैं दूं, एबीसी लिमिटेड हैज इंगेज वन एडवोकेट विद रिगार्ड ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग। एबीसी लिमिटेड कंपनी ने एक एडवोकेट को हायर किया अपने लीगल प्रोसीडिंग के लिए। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड
हिज फैसिलिटीज ऑफ ट्रेवलिंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। कंपनी क्या करती है, उस पर्सन को ट्रेवलिंग का, बोर्डिंग का, लॉजिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इट विल बी कंसीडर्ड टू बी द प्रोफेशनल रिसिप्ट ऑफ द एडवोकेट एंड सिमिलरली एयर टिकट रिसीव बाय द एसएससी फॉर अचीविंग टारगेट शैल बी द परक्यूजिट। इसका मतलब यह हो गया कि एबीसी लिमिटेड ने अगर अपने एडवोकेट को जो भी बेनिफिट दिए हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट आपके लिए एक तरह से प्रोफेशनल रिसिप्ट माने गए। यानी भैया अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं और प्रोफेशनल पर्सन को अपने क्लाइंट से प्रोफेशनल फीस इन द फॉर्म ऑफ मनी मिले या इन द फॉर्म ऑफ परक्यूजिट या एनी टाइप ऑफ बेनिफिट अगर रिसीव होता है, तो उसे हम लोग इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम की डेफिनेशन में कवर करके चलेंगे और उसे हम लोग मानकर चलेंगे कि भैया वो आपकी इनकम है और आपके लिए इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबल है। नंबर 3 हमारे पास आएगा सब्सिडी ओब्लिक कैश असिस्टेंस। सब्सिडी जो है वो जनरली मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने आपको दी है सब्सिडी, तो मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट ने अगर आपको सब्सिडी दी है, सब्सिडी या कैश असिस्टेंस एक ही मतलब है। सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दो तरह की आ सकती है। सब्सिडी होती है बेसिकली मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है दो तरह से, या तो रेवेन्यू नेचर की या तो कैपिटल नेचर की। अगर गवर्नमेंट ने कैपिटल नेचर की सब्सिडी आपको इशू की है और गवर्नमेंट ने अगर आपको रेवेन्यू नेचर की सब्सिडी इशू की है, तो मैं आपको बता दूं कैपिटल नेचर की सब्सिडी का मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट ने आपको ये बोला, देखो कैपिटल नेचर की जो सब्सिडी है वो मिलती है फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। गवर्नमेंट से कैपिटल नेचर की जो सब्सिडी मिलती है वो मिलती है जी फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, फॉर फिक्स कैपिटल और एनी अदर एसेट। और अगर रेवेन्यू नेचर की सब्सिडी है प्रोविजन ऑफ एक्सपोर्ट सेल, वर्किंग कैपिटल और रिड्यूस द सेल्स टैक्स लायबिलिटी। मैं आपको बता दूं आपने एक बड़ा प्लांट लगाना है, गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई पर्सन ये बड़ा प्रोजेक्ट लगाता है तो उसके ऊपर 10% की सब्सिडी हम देंगे या 15% की सब्सिडी हम देंगे या कुछ भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। सब्सिडी का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए एक एलिजिबल प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर कोई बिजनेसमैन इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है तो हम उसको जो है उसके ऊपर सब्सिडी दे देंगे 10% की। यानी कि 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करके देने वाली है। अगर ऐसा कुछ है तो भैया सबसे पहली बात पता क्या होगी, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको बना करके दिया तो ऐसी सिचुएशन में वो जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिली नॉट चार्जेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, बल्कि क्या होगा, ये जो सब्सिडी है ये कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी एसेट को परचेज करने के लिए, तो ये लिखेगा इट ऑलवेज रिड्यूस द टैक्स, it always reduce the cost of asset, it always reduce the cost of asset। मतलब अगर हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी जो मिली है रिगार्डिंग एसेट या एसेट के अगेंस्ट मिली है, तो उस सब्सिडी को मैं कैपिटल नेचर की सब्सिडी मानकर एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दूंगा बजाय उसे इनकम ट्रीट करने के। मैं फिर बता दूं, अगर सब्सिडी मिली है भैया कैपिटल नेचर की, अगर सब्सिडी मिली है कैपिटल नेचर की किसी भी एसेट के अगेंस्ट, तो उस सब्सिडी को अपन क्या मान लेंगे, उसे इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उस सब्सिडी को एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दिया जाएगा। ऐसा रूल हम बना करके चलेंगे।
और अगर सब्सिडी मिलती है रेवेन्यू नेचर की, लाइक एक्सपोर्ट सेल या वर्किंग कैपिटल के लिए, अगर सब्सिडी रेवेन्यू नेचर की गवर्नमेंट से मिली है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि कोई भी प्रोडक्ट आप लोकल मार्केट में सस्ता करके सेल करो और जो डिफरेंस ऑफ द प्राइस होगा गवर्नमेंट आपको पे कर देगी, तो ऐसी सिचुएशन में उसे अपन चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि अगर रेवेन्यू नेचर की सब्सिडी है तो उसे अपन इनकम मानेंगे, अगर कैपिटल नेचर की सब्सिडी है तो उसे अपन इनकम ना मान करके उसे अपन एसेट की वैल्यू में से लेस करेंगे। रेवेन्यू नेचर की सब्सिडी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, रेवेन्यू नेचर की जो सब्सिडी होगी उसे अपन पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करके चलने वाले हैं। रेवेन्यू नेचर की जो सब्सिडी होगी उसे अपन पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करके चलने वाले हैं, और जो हमारी कैपिटल नेचर की सब्सिडी होगी उसे अपन एसेट की वैल्यू में से लेस कर देंगे बजाय इनकम ट्रीट करने के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं इस चैप्टर में अभी तक, बेटे जितनी भी रिसिप्ट अपने पास आ रही हैं क्या उन्हें बिजनेस रिसिप्ट, बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं स्पेसिफिकली। सेक्शन 28 में स्पेसिफिक प्रोविजन में मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन कौन सी इनकम को स्पेसिफिक इनकम मानकर पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा और किसे नहीं किया जाएगा, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये देखिएगा अगला पॉइंट है एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी अदर रेमुनरेशन रिसीव बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म allowed under section 40b is taxable for the partner under the head PGBP। बेटे अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो और आप एक्टिव पार्टनर हो और आपको फर्म में एक्टिव सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में फर्म से मिलती है सैलरी, फर्म से मिलता है रेमुनरेशन, फर्म से मिलता है किसी भी तरह का कोई भी कमीशन या बोनस, तो फर्म से मिलने वाला रेमुनरेशन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होगा एक्सपेंस, लेकिन पार्टनर के हाथ में जाकर के उसे इनकम माना जाएगा। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा पार्टनरशिप फर्म में एबीसी पार्टनर है, ए एक्टिव पार्टनर है, उसको सैलरी मिलती है, बी को कमीशन मिलता है, सी को इंसेंटिव मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में एबीसी जो पार्टनर्स हैं उनको मिलने वाला रेमुनरेशन पार्टनर के हाथ में जाकर के टैक्सेबल होगा। तो मैं आपको बता दूं पार्टनर के लिए वो पीजीबीपी हेड का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि पार्टनर जो होता है, मैं आपको बता दूं पार्टनर जो होगा बेसिकली अगर हम लोग बात करें जो पार्टनर होगा वो इंप्लॉई की डेफिनेशन को कवर्ड नहीं करता है। इंप्लॉयर और इंप्लॉई का रिलेशनशिप नहीं होता है पार्टनर में और पार्टनरशिप फर्म में, इसीलिए पार्टनर को मिलने वाला जो रेमुनरेशन होगा वो पार्टनर के हाथ में जाकर के टैक्सेबल होगा। लेकिन कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, तो मैंने बोला उसे अपन पीजीबीपी हेड में जाकर के टैक्सेबल करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, शेयर ऑफ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म is exempt under section 10 subsection 2 in the hands of partner, in the hands of partner, यानी कि अगर पार्टनर की मैं बात करूं पार्टनर को मिलने वाला प्रॉफिट में शेयर एग्जेम्प्ट होगा। मैं आपको एक बात इस तरह से लिख के बता दूं, देखिए अगर पार्टनरशिप फर्म है, देखो मैं थोड़ा लिख देता हूं उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, मान लीजिए एबीसी, एबीसी हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है और जिसमें 3 पार्टनर हैं, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी। अगर पार्टनरशिप फर्म रेमुनरेशन प्रोवाइड करती है, रेमुनरेशन प्रोवाइडेड
टू एक्टिव पार्टनर, रेमुनरेशन प्रोवाइडेड टू एक्टिव पार्टनर्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने एक्टिव पार्टनर्स को रेमुनरेशन प्रोवाइड करती है तो पार्टनर के लिए, देखिए, इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, मैं लिख रहा हूं इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, जो रेमुनरेशन होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। पार्टनर के लिए वो रेमुनरेशन जो होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। मैं फिर बता दूं, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं एबीसी, और पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और पार्टनरशिप फर्म रेमुनरेशन प्रोवाइड करती है अपने एक्टिव पार्टनर्स को। अगर पार्टनरशिप फर्म अपने एक्टिव पार्टनर्स को रेमुनरेशन प्रोवाइड करती है तो इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, मैं बोल रहा हूं इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, जो रेमुनरेशन मिलेगा वो रेमुनरेशन टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। और अगर एक पार्टनरशिप फर्म शेयर इन प्रॉफिट प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, मतलब अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर प्रोवाइड करती है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट आर फुल्ली एग्जेम्प्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट आर फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से मिलने वाला रेमुनरेशन एग्जेम्प्ट रेमुनरेशन होगा तो वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल है, और पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाला प्रॉफिट में शेयर वो इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर क्या होगा, एग्जेम्प्ट। क्योंकि जो पार्टनर को फर्म ने रेमुनरेशन दिया, रेमुनरेशन अगर हम लोग बात करें फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो क्या होगा, एक्सपेंस। आपको मैं ये बता दूं, पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को रेमुनरेशन देती है फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो क्या होगा, एक्सपेंस, और पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगा, इनकम। पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगा, इनकम। फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इनकम। तो इसीलिए पार्टनर को टैक्स पे करना है। और जो शेयर इन प्रॉफिट की बात है, पार्टनरशिप फर्म लायबल टू पे टैक्स, पार्टनरशिप फर्म liable to pay tax on firm income या firm profit और share of profit in the hands of partner are fully exempt। पार्टनर के हाथ में फर्म से मिलने वाला जो प्रॉफिट का शेयर है वो क्या होगा भाई, एग्जेम्प्ट। यानी कि फर्म को जो अमाउंट एज अ डिडक्शन अलाउड होगा वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल, और जो फर्म ऑलरेडी जिसके ऊपर टैक्स पे कर चुकी है
पार्टनर के हाथ में वो अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। इस तरह से हमें इसको बना करके चलना होता है। इसके अलावा देखिए, मैं फिर बता दूं, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है और आपने अगर अपने पार्टनर को रेम्युनरेशन दिया, फर्म उसको एज एक्सपेंस क्लेम कर ले, पार्टनर के हाथ में जाके टैक्सेबल। और अगर पार्टनरशिप फर्म बचे हुए प्रॉफिट में पार्टनर को जो शेयर देती है, तो भाई ऐसा है, पार्टनर के लिए वो शेयर क्या होगा, एग्जेम्प्ट, और फर्म उसके ऊपर ऑलरेडी पे कर चुकी होगी टैक्स। ये रूल बनेगा। इसके अलावा अगर हम लोग करें, एक पॉइंट है एजेंसी बिजनेस। इसी में एक पॉइंट है एजेंसी बिजनेस। भाई एजेंसी बिजनेस की बात अगर की जाए तो देखो क्या है, एनी कंपनसेशन और पेमेंट रिसीव बाय अ पर्सन, एनी कंपनसेशन और पेमेंट रिसीव बाय अ पर्सन on termination and modification of a contract relating to the management of affairs of Indian company, और दूसरा टर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एजेंसी इन इंडिया। यानी कि अगर आप कोई एजेंसी बिजनेस चलाते हैं, अगर आप कोई एजेंसी बिजनेस चलाते हैं और आपको वहां से किसी तरह की कोई इनकम आती है, चाहे तो एज अ एजेंट जो आपको कमीशन आएगा वो तो आपके लिए बिजनेस इनकम है ही है, वो तो जर्नल प्रोविजन हो गया। कोई एजेंसी चलाते हैं और एज अ एजेंट आपको वहां से कोई कमीशन या किसी भी तरह का रेम्युनरेशन मिलता है, वो तो आपके लिए बिजनेस इनकम है ही है। इसके अलावा अगर किसी तरह का कंपनसेशन आपको मिलता है, किस वजह से, या तो किसी भी टर्मिनेशन की वजह से या तो किसी भी मॉडिफिकेशन की वजह से, तो उसे भी हम लोग बिजनेस इनकम की डेफिनेशन में ट्रीट करेंगे। तो मैं जो आपको बात बताने वाला हूं, अगर आपको एजेंसी बिजनेस में कोई भी कंपनसेशन मिलेगा, वो कंपनसेशन भी आपके लिए बिजनेस इनकम माना जाएगा, उसे बिजनेस इनकम मान करके टैक्सेबल करना पड़ेगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 मैंने आपको बताया, पॉइंट नंबर 6 मैं आपको बताने जा रहा हूं, गिफ्ट इन कनेक्शन विद बिजनेस और प्रोफेशन। भाई साहब ध्यान रखना एक बात, देखिए आपको मैंने गिफ्ट या तो पढ़ा दिया सैलरी में, सैलरी में इंप्लॉयर इंप्लॉयड से मिलेगा गिफ्ट, तो उसके ऊपर सैलरी हेड वाला रूल लगेगा। सैलरी में रूल था गिफ्ट इन काइंड है अप टू 5,000 एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल, और गिफ्ट इन कैश है तो पूरा टैक्सेबल। ये मैंने आपको पढ़ाया था सैलरी चैप्टर में। अगर हम लोग बात करें पीजीबीपी हेड की, तो एनी गिफ्ट और परक्यूजिट और बेनिफिट रिसीव इन कनेक्शन with business or profession, if any gift has been received from any client, it will be considered income under the head business or profession। अगर किसी भी क्लाइंट से, किसी कस्टमर से जिसके साथ आपका बिजनेस या प्रोफेशन का रिलेशन है, और उससे अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी गिफ्ट अगर मिलेगा, तो भाई उसे हम लोग पीजीबीपी हेड की इनकम मान करके आपके लिए टैक्सेबल करेंगे। ये रूल होता है। अगर हम लोग बात करें, इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रिसीव एनी गिफ्ट ₹30,000 फ्रॉम द वन क्लाइंट, इट विल बी कंसीडर्ड हिज इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। ये रूल आ गया। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7, पेमेंट फॉर नॉट परस्यूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशन, जिसे आप नाम दे रहे हो नॉन कंपीटिंग फीस का। बेटे कई बार क्या होता है कि आप जिस एरिया में बिजनेस करते हैं, उसी एरिया में कोई दूसरा पर्सन भी बिजनेस कर रहा है, और वो आपको ये कहता है कि भाई आप इस एरिया में अपना बिजनेस बंद कर दो, आप इस एरिया में सेल मत करो, बिना सेल किए आप तो बस ये बताओ कि आप इस एरिया से जाने का क्या लोगे। आप बोलते हैं यार मैं सेल क्यों ना करूं,
सामने वाली पार्टी कहती है भैया हमें किसी तरह का कंपटीशन नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि इस एरिया में एक्सक्लूसिव राइट हमारे पास हो प्रोडक्ट बेचने का, तो अपन एज अ कॉम्पिटिटर है। तो यहां देखो क्या हुआ, देखिए, इफ एनी पर्सन हैज रिसीव एनी पेमेंट फ्रॉम एनी अदर पर्सन फॉर नॉट परस्यूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशन, मतलब हमें पैसे क्यों दिए गए, ताकि हम उस एरिया में अपनी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म ना करें। पेमेंट हैज बीन रिसीव फॉर क्लोजिंग डाउन द बिजनेस और प्रोफेशन, इट विल ऑल्सो considered as the income of business or profession. Similarly, if the payment has been received for not using the patent right or technical know-how or other similar right, it will be considered as income under the head business or profession. यानी कि अगर हमें किसी तरह का कोई बिजनेस या प्रोफेशन करना होता है और हम लोग क्या करेंगे, उस बिजनेस और प्रोफेशन में जो नॉन कंपीटिंग फीस है वो हमें मिलती है कि किसी भी तरह का बिजनेस या प्रोफेशन हम आपको कंपीट नहीं करेंगे, उसके बदले में नॉन कंपीटिंग फीस है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, एबीसी लिमिटेड रिसीव ₹30 लाख फॉर नॉट कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी। इन दिस केस द अमाउंट सो रिसीव शैल बी कंसीडर्ड इनकम ऑफ द एसएससी। मतलब एबीसी लिमिटेड को 30 लाख रुपए मिलते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। कॉम्पिटिटर ये कहता है कि भैया आपको इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में नहीं करनी है, उसके बदले में आप एक लमसम अमाउंट हमसे बिना कुछ किए ही ले लो। ऐसा पॉसिबल है? एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को नॉन कंपीटिंग फीस पे कर सकता है। अगर नॉन कंपीटिंग फीस पे हुई तो रिसीवर के हाथ में नॉन कंपीटिंग फीस इनकम मानी जाएगी और टैक्सेबल उसको किया जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक पॉइंट आता है भाई, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में यहां तक करवा रहा हूं। कल की क्लास में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर डिटेल मैं आपको बताऊंगा और अदर पॉइंट्स के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था चार्जिंग सेक्शन 28। मैं फिर आपको याद करा दूं, चार्जिंग सेक्शन 28 जो है उसके दो पार्ट हैं। एक चार्जिंग सेक्शन का पार्ट है जनरल प्रोविजन, एक चार्जिंग सेक्शन का पार्ट है स्पेसिफिक प्रोविजन। जनरल प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल तब होगी जब वो बिजनेस एक्टिविटी आप डे टू डे एक्टिविटी से करें। और स्पेसिफिक प्रोविजन में हमने कुछ स्पेशल पॉइंट्स को पढ़ा जो कि किसी रूटीन एक्टिविटी से नहीं है, बट बिजनेस में वो पैसा आ रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इनकम को पीजीबीपी हेड की इनकम मानकर आपके लिए टैक्सेबल कर रहा है। ऐसा हमें इसके अंदर दिया गया। तो अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में एक बार इतना पढ़ते हैं, कल की क्लास में फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।